नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी मेरी आत्मकथा का अगला अंश लेकर, जिसका शीर्षक है मेरा पहला बहिर्गमन। एक दफ़ा कलकत्ते में बुखार की बीमारी फैली, इसलिए हमारे बड़े भारी परिवार में से कुछ लोगों को छड़ू बाबू के नदी किनारे पर बने बगीचे वाले घर में जाकर रहना पड़ा। इन लोगों में हम बच्चे भी शामिल थे। अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहने का ये मेरा पहला ही मौका था। गए जन्म के प्यारे दोस्त की तरह गंगा नदी में मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरी आवभगत की। उस बगीचे वाले घर में नौकरों चाकरों के रहने की जगह के आगे जाम के झाड़ों का एक बाग था। बरामदे में इन पेड़ों की छाया के नीचे बैठकर उनकी डालियों के बीच में से गंगा नदी को देखता हुआ मैं दिन निकाला करता था। रोज़ सुबह उठने पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानो सुनहरी बॉर्डर से शोभित कुछ नई खबर देने वाले अखबार की तरह दिन मेरे पास आ रहा है। ऐसे अमूल्य दिन का पल भी बेकार न जाने देने के लिए मैं जल्दी जल्दी नहाता और बरामदे में अपनी कुर्सी पर जा बैठता था। गंगा में रोज़ ज्वार भाटा आया करता था। तरह तरह की बहुत सी नावें इधर से उधर घूमती दिखलाई पड़ती थीं। सुबह होने पर पश्चिम की ओर मुँह किए दिखने वाली पेड़ों की छाया शाम के वक्त पूरब की ओर मुँह किए हुए दिखलाई पड़ती थी। सूरज की किरणें शाम के वक्त आसमान से अलग होकर उस ओर के किनारे पर पेड़ों की छाया के पास जा पहुँचती थी। कभी कभी सुबह से ही आसमान बादलों से ढक जाता था। ऐसे समय में उस ओर की झाड़ी में अंधेरा रहता था और पेड़ों की काली छाया नदी के जल में हिलती हुई दिखलाई पड़ती थी। इतने में ही जोर से बरसात होने लगती। चारों ओर धूसर हो जाने के कारण क्षितिज का दिखना भी बंद हो जाने पर पेड़ों की छाया में आंसू से टपकने लगते। नदी का पानी बाढ़ के कारण बढ़ने लगता था और पेड़ की छाया को हिलाती ठंडी ठंडी भीनी हवा बहुत जोर से चलने लगती थी। मुझे मालूम होता था कि घर की दीवालों, मगरों और म्यालों के पेट में से घर के बाहर के संसार में मेरा नया जन्म हुआ है। साथ में ऐसा मालूम होता था कि बाहरी वस्तुओं में नई जानकारी करने के कारण मेरी बुरी एवं हीन आदतों का ढकना संसार और मेरे बीच में दूर हो रहा है। सुबह के समय मैं पूड़ी के साथ राव खाता था। उसका स्वाद अमृत से कम नहीं होता था, क्योंकि अमरता अमृत से नहीं है किंतु चखने वाले में है, और इसीलिए वे ढूंढने फिरने वालों के हाथ नहीं लगती। घर के पीछे दीवालों से घिरा एक चौक था। उसमें छोटा सा हौज बना हुआ था। इसके ऊपर नहाने की जगह थी और पानी तक चिड़ियाँ थीं। एक और जामुन का पेड़ था और हौज के आसपास कई तरह के घने फल के पेड़ लगे हुए थे, जिनकी छाया में वह हौज हमेशा मालूम होता था कि मानो कोई छिप कर बैठा हो। घर के भीतरी हिस्से के इस छोटे से सूने बगीचे में झुरमुट में जो सुंदरता छिपी थी, उसने घर के सामने के दरिया किनारे पर की सुंदरता ने मुझ पर जो मोह जाल डाला था, उससे अलग ही मोह जाल फैला रखा था। खुद ही काढ़े हुए कसीदे वाले तकिए पर दोपहर के समय एकांत जगह में मन के छुपे विचारों को गुनगुनाती हुई आराम करने वाली नई दुल्हन की तरह उस बाग की सुंदरता मालूम होती थी। उस हौज के भीतर कहीं छिपे हुए यक्ष के डरावने राज्य का सपना देखता हुआ मैं जामुन के पेड़ के नीचे दोपहर के वक्त घंटों बिता देता था। बंगाली खेड़े कैसे होते हैं ये देखने की मुझे बहुत इच्छा रहती थी। उनके घरों का समूह, वहाँ के घरों के आगे के मंडप, छोटे छोटे मोहल्ले, नहाने के पानी के छोटे छोटे हौज, खेल बाजार, खेत दुकान, वहाँ की आम जिंदगी, रहन सहन, आम आदि बातों की मेरी कल्पना ने जो तस्वीर खींच रखी थी, उससे मेरा मन और ज़्यादा खिंचा हुआ था। ठीक इसी तरह का खेड़ा हमारे घर की दीवार के सामने दिखाई पड़ता था, पर वहाँ जाने की मनाही थी। यद्यपि हम कलकत्ते से बाहर तो आ गए थे, लेकिन हमारे गांव में जो सिकड़ पड़ी हुई थी उससे हमें छुटकारा नहीं मिला था। एक दिन सुबह हमारे बुजुर्गों में से दो आदमी घूमने फिरने के लिए उस खेड़े की ओर आने को निकले। उस वक्त मैं अपनी इच्छा पल भर के लिए भी न रोक सका, इसलिए उन्हें बिना मालूम हुए मैं धीरे से उनके पीछे कुछ दूर तक चला गया। मैंने देखा कि आदमी नंगे बदन पानी में खड़ा हुआ अपने शरीर पर इधर उधर पानी डाल रहा है और दातून को चबाता हुआ दांत घिस रहा है। ये सीन आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं ये सब देखते देखते उन लोगों के पीछे जा रहा था। इतने में ही उन लोगों को ये बात मालूम हो गई कि मैं उनके पीछे पीछे आ रहा हूँ। बस नाराज़ होकर कहने लगे, जा वापस लौट जा। उस वक्त मैं नंगे पाँव था।
धोती भी नहीं पहनी थी, सिर्फ कोट ही पहने था। बस इसी तरह वे कहने लगे कि ऐसी हालत में हमारे साथ चलने से लोग हम पर हंसेंगे, पर ये क्या मेरी गलती थी? अभी तक मुझे पैरों के मोजे नहीं खरीद दिए गए थे और न दूसरे कपड़े ही थे जिन्हें पहनकर मैं सभ्य लगूं। मुझे भगा देने पर मैं निराश होकर अपनी जगह लौट आया और फिर कभी बाहर निकलने का मुझे मौका ही नहीं मिला। इस तरह यद्यपि घर के उस ओर क्या है ये देखने की मुझे मनाही हो गई, पर घर के आगे वाली गंगा नदी ने इस गुलामी से मुझे छूट दे दी थी। आनंद से घूमते घूमते मछुए डोंगे में बैठकर मेरा मन अपनी मर्जी के अनुसार भूगोल की किसी भी किताब में न मिलने वाले दूर दूर के देशों में जा पहुंचता था। इस बात को 40 साल बीत चुके हैं। चंपक छाया से ढके बगीचे वाले घर में उसके बाद फिर मैंने कभी पाँव नहीं रखा। हो सकता है वही जूना पुराना घर और उसके आसपास के पुराने पेड़ आज भी वहाँ होंगे, पर मुझे ये भरोसा नहीं होता कि ये सब वस्तुएं पहले के से ही समान होंगी, क्योंकि जिस दिन वह दिन नए नए आश्चर्य होते थे, मैं वह अब पहले जैसा कहाँ रहा हूँ। मेरे बाहर निकलने की स्थिति पूरी हुई। मैं शहर के जोड़ा साँकू वाले घर में लौट आया। मगरमच्छ के समान फैले हुए स्कूल के मुँह में मेरे दिन कौर के समान एक के बाद एक जाने लगे। तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी मेरी आत्मकथा का अंश। तो ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए हार्दिक आभार आप सभी का।